की बात करें तो इट इज, ऐसे बोलते हैं, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, एक तो ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड्स हैं वो क्या करेगा, बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि आपके पास, अगर हमारे पास क्या है, अगर इस तरीके से है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ले लो, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाला जाए तो दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे लिखेंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक, अब दूसरा अगर हमने मान लीजिए कि इसी तरीके से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया, O डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग लिखें BO तो आपका ये होता है 2। अगर इसी तरीके से नाइट्रोजन को ले लिया, नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक, अब क्या बोला जाता है, इसके लिए नोट करके आपको पता होगा, अच्छे से आप लिख लीजिए, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, ये बोला जाता है हायर द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, इसके लिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड एंड ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब इसको कोरिलेट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब इन पॉइंट को अगर आप याद रखें, इनके केमिस्ट्री के लिए अंदर में इसका एप्लीकेशन क्या है, तो काफी केमिस्ट्री के अंदर इसका एप्लीकेशन है। कैसे समझेंगे, पहले आप समझिए कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बना, दो दो इलेक्ट्रॉन की तीन तीन, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग है तो वो शेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट शेयरिंग है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट शेयरिंग अगर हुआ तो ये बोल रहा है कि अगर उसका हायर बॉन्ड ऑर्डर है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, तो दोनों ये क्लोज आ जाएंगे, नाइट्रोजन। और जब ये क्लोज आएंगे, अगर ये क्लोज आएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये बढ़ेगा कि घटेगा, बोलिए, बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग रखेंगे। हाँ, मतलब अगर, अच्छा, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे किसी कंपाउंड में स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अगर ग्रेटर स्ट्रेंथ होगा, अगर बोला जाए ग्रेटर स्ट्रेंथ, तो आपको बोला जाए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी। ये सब नोट है, आपको खुद से सोचना है, ये जब ये नोट को खुद से आपको सोचना है। अगर रिएक्टिविटी when bond order is high, when bond order is high, तो क्या होगा, अगर रिएक्टिविटी की बात करें जब बॉन्ड ऑर्डर हाई है। अब देखो, जब कभी भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, समझ में आ रहा है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। अब इसमें से देखो, इन तीन बॉन्डों में से कौन इजीली टूट सकता है, नाइट्रोजन टूटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, हाइड्रोजन। हाँ, तो रिएक्टिविटी व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज हाई, है ना, हाँ, वेरी गुड। अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज, विल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक, अगर इसी को डिक्रीजेस, अगर इसी को बोला जाए कि आपका अगर रिएक्टिविटी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए, तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर बोला जाता है कि हम एक बार और बता चुके हैं आप लोगों को, N2 डू नॉट रिएक्ट, क्या बोलता है, डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। अब इसको बोला जाए कि N2 रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं रिएक्ट करता है, तो यहां से आप बता सकते हैं। हाँ, तो हाँ, वेरी गुड। तो आंसर में यही है कि इसका बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, N2 हैज ट्रिपल बॉन्ड, N2 हैज क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड,
अब ट्रिपल बॉन्ड है, सो टू रिएक्ट क्या हो जाएगा, टू रिएक्ट पहले तो हमको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। टू रिएक्ट इट रिक्वायर्ड कितना एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, मोर एनर्जी, ह्यूज एनर्जी, हाँ ह्यूज एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, ह्यूज एनर्जी। इसका 941.6 किलो जूल पर मोल निकलता है, किलो जूल पर मोल की जरूरत है। इतना एनर्जी तुम सप्लाई करोगे तभी जाकर के ये बॉन्ड टूटेगा। रिक्वायर्ड ह्यूज एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड, टू ब्रेक द क्या बोलता है, ट्रिपल बॉन्ड, टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड एंड क्या बोलेंगे, एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। समझ में आया बेटा ये क्या लिखा गया है? इज इट ओके? सुपर। तो आप अगर समझ में आ गया होगा तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके बॉन्ड ऑर्डर को। बस बॉन्ड ऑर्डर में बस इतना ही पढ़ना है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब इतना ही ध्यान में रखना है कि कितना बॉन्ड है किसी दो एटम में। ऐसा नहीं 4-5 एटम के बीच की बात नहीं करता है बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में हम लोग कितने नंबर के बॉन्ड बन सकते हैं, दैट इज वो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब दूसरा चीज हम लोग लिखते हैं। अब वो है हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी को भी अंडरस्टैंड करिए कि क्या मतलब है। अब देखो ये है आपका बॉन्ड इंथैल्पी। हाँ, वन बाय वन। चलो अच्छा, तुम अब बॉन्ड एंगल ही देख लो। बॉन्ड एंगल एक एक करके चल रहे हैं बॉन्ड एंगल। ठीक, अब देखो जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल को डेफिनेशन डिफरेंट आपको मिल सकता है। लेकिन जब बेसिक चीज क्या है, बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक से ज्यादा बुक पढ़ें तो कंफ्यूजन ना हो, बल्कि कंफ्यूजन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, है ना। अब बॉन्ड एंगल का मतलब क्या हुआ कि इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि द एंगल बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन किसके बीच में, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। ठीक है, टू बॉन्ड्स, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, in a molecules is known as bond angle, is known as bond angle। ये तो एक डेफिनेशन हो गया जो हम इजीली समझ सकते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है बॉन्ड एंगल को समझने का, वो बोला जाता है द एंगल बिटवीन, क्या है, द एंगल बिटवीन, कहां पे एंगल देख रहे हैं, द एंगल बिटवीन द टू ऑर्बिटल, द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल्स, हैविंग उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है, हैविंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हैविंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, हैविंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। अब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। अब दोनों का हम एक एक करके समझाते हैं कि आप मान लीजिए एक CH4 ले लो, एग्जाम्पल के लिए हमने CH4 लिया। तो अगर CH4 को इस तरीके से आप लिखो, इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओ, ये तो दिस बिकम द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस सारे को आप जोड़ सकते हो इस तरीके से। जोड़ने के बाद अब ये जब दो बॉन्ड, किसी भी दो बॉन्ड को लो, उसके बीच का डिस्टेंस अगर लिखोगे तो एंगल जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको सबको पता है। लेकिन अब इसको दूसरे हिसाब से भी पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जा सकता है, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो आप लोगों को इसने देखा था कि आपका टेट्राहाइड्रल, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था इस तरीके से। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ था। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इन सब में क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कभी सेट बना देते, तो ये बॉन्डेड। अब क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल, किसी भी दो ऑर्बिटल को ले लो, इन दोनों को ले लिया। द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं
दीज इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, दे आर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे शेयरिंग करके। तो ये जो बॉन्ड एंगल बन के आ रहा है, जो जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ये तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये कितना आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो दोनों चीजें, दोनों डेफिनेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज करते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या है, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल। या दूसरा चीज आप क्या लिख सकते हैं कि आपका दो ऑर्बिटल जिनके पास क्या है, आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एंगल। ठीक, सर उन दोनों के एंगल क्या है, 109 डिग्री और उसके बाद क्या, 28 मिनट्स, मतलब ये जो लाइन लिखा गया है ना, दैट इज मिनट्स। इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? नहीं सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें, अगर हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल के जिनका इफेक्ट होता है बॉन्ड एंगल के ऊपर, अगर हम लोग फैक्टर देखना चाहें बॉन्ड एंगल, तो देयर आर कई सारे फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपके जरूरत की चीजें हैं उसको बताया जा रहा है। ठीक, तो बॉन्ड एंगल भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बॉन्ड एंगल पढ़ने का एक रीजन भी ये है कि बॉन्ड एंगल से रिएक्टिविटी का भी पता चलता है ना, कि जब आप 12 में जाएंगे तो एक पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे एंगुलर स्ट्रेन करके। तो अगर बॉन्ड एंगल कम होता है तो वहां पे एंगुलर स्ट्रेन हो जाता है, और जैसे ही बॉन्ड एंगल कम हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कम हुआ, तो जनरली ये माना जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। बॉन्ड एंगल कम होने से रिपल्सन होता है, और रिपल्सन, जैसे ही बॉन्ड एंगल कम हुआ, रिपल्सन हुआ, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और स्टेबल मॉलिक्यूल है वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। ठीक, तो बॉन्ड एंगल कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको एक एक करके आप समझिए। ठीक, तो पहला हेडिंग ऐसे डाल रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स। ठीक, कि बॉन्ड एंगल्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो चीज आता है उसमें जो ध्यान में आता है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा जो फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको बोला जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से भी पता चलता है कि कैसा उसके अंदर होगा। थर्ड आपका है, थर्ड वाला एक और फैक्टर है कि परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक, परसेंटेज एस करेक्टर, हालांकि सिमिलर, दोनों टर्म सिमिलर हैं। एक और फैक्टर इसमें है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, ऐसे करके और बहुत सारे फैक्टर आएंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हम नंबर ऑफ बॉन्ड को ही समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड को ले लिया जाए तो मान लीजिए ये बोला जाता है कि आपका बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, ठीक, वो क्या है कि वो कब बनेगा। अगर बॉन्ड एंगल क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग बॉन्ड एंगल को देखें, ठीक, तो नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से ये बढ़ता है। ठीक, तो अगर ऐसे लिखें, एक एग्जांपल ही, पहले एग्जांपल से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक हमने मॉलिक्यूल लिया CH4, ठीक, इस तरीके से मॉलिक्यूल लिया। ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हो गया CH4, दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया C2H4 लिया, C2H4, तो C डबल बॉन्ड C करके आया, इस तरीके से एक बना। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और एक और मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये CH और C2H2 है, C2H2, तो यहां पे अगर बनाने की कोशिश करें तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया H, इस तरीके से हुआ। तो अब हमारे पास इस तरीके से आया। तो नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या कर रहा है, अगर हम लोग क्या करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, तो इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनल लिखें, बॉन्ड एंगल को प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, दूसरा चीज या बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है,
अब बॉन्ड ऑर्डर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कार्बन का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, जनरली बॉन्ड ऑर्डर तो दो एटम के बीच में लिया जाता है, लेकिन कार्बन इसमें कॉमन है, तो कार्बन के करेस्पॉन्ड में देखें तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन एक की बात करें तो वन बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लिखेंगे 4। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें अब आपको लगेगा तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर आपका यहां पे अगर देखे जाए, ठीक, तो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये है, ठीक। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। हाँ, तो ये बोला जाता है, हालांकि इसमें अब ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब इसमें सारे नहीं लेंगे, अब इसमें सारे को एक को छोड़ देंगे। अभी मान लो हमने क्या देखा कि 2 के बीच में देखा ना, 2 के बीच में, तो अभी जब बॉन्ड ऑर्डर 4 था तो 2 के बीच में हमने देखा, ठीक। अब बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी ना भी लिखो तो भी 2 के बीच में हमारे पास एंगल कितना है यहाँ पे 109 डिग्री। अगर इसको ले लें, हाँ, इसको देखें, दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 120 डिग्री आएगा। अब दूसरे वाले को इसको देखें, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कार्बन के बीच में बढ़ गया है, अगर हम लोग कार्बन के बीच का ही ले रहे हैं, दूसरे को नहीं ले रहे हैं, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, ठीक, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ गया है ना। लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग यही बॉन्ड ऑर्डर जब बात कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। नहीं बेटा, क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम देखो ना, बिटवीन 2 एटम्स। तो बिटवीन 2 एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो खैर एक ही कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इसको 4 मत लिख लेना, बॉन्ड ऑर्डर इसको 1 मानो। अब कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखो, बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर बात करें तो यहाँ पे 3 है। तो जैसे जैसे क्या बोला है, बॉन्ड एंगल जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। हाँ, नहीं, बिटवीन 2 एटम बताओ ना, बिटवीन 2 एटम, बिटवीन कितने, बिटवीन 2 एटम्स। बॉन्ड एंगल तो 2 ही एटम्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं ना। बिटवीन कितने एटम है, बिटवीन 2 एटम्स कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, या इसके पास तो एक ही कार्बन है तो इसका तो वैसे कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कार्बन के डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पे कार्बन अकेले है तो हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ले रहे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। नहीं समझ में आ रहा है, बिटवीन 2 एटम्स नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है आप लोगों को, नहीं समझ में आया। अच्छा बोलो, हाँ ओके, थैंक यू। देखो ऐसे ना, ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना, बिटवीन 2 एटम्स की बात कर रहे हैं, तो फिर बिटवीन 2 एटम्स में नहीं जाओगे। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स ही बोला जाता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, शेयरिंग बिटवीन 2 एटम ना, शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग बिटवीन कितना होता है, 2 एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर तो जनरली हम लोग 2 एटम्स के बीच में निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 109 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन को पूरे लेके 109 डिग्री 28 मिनट आ गया ना। हाँ, तो एक सेंट्रल एटम है ना, सेंटर बॉन्ड एंगल क्या हुआ, किसी भी अभी यही तो बता रहे थे तुम लोग को, जो बॉन्ड एंगल कि जैसे हम लोग मीथेन का लिए थे, ठीक है,
दो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो अब ये दो, अच्छा दो बॉन्ड के बीच का एंगल, तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल तो यही हुआ ना, दो बॉन्ड यही बनेंगे ना, दो बॉन्ड AB2 टाइप मॉलिक्यूल, तो एक तो सेंट्रल एटम हुआ, बीच वाला तो सेंट्रल एटम हुआ, है ना, बीच वाला सेंट्रल एटम। अच्छा एक बार और क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, फिर से पूछो। कार्बन क्या बोला, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, 3 एटम हो गया ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ओके ओके ओके। तो अब क्या बोला जा रहा है ना कि अराउंड सेंट्रल एटम, इसको स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया नाउ। सर वो 4 फैक्टर्स क्या लिखे जरा बताओ। नंबर ऑफ बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस करेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये अभी मैं एक एक करा रहा हूं ना, तो आपको समझ में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो देखो ये किसी लड़की ने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या उसने पूछा है, अच्छी बात है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने का। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज आल्सो गुड थिंग्स, वेरी वेरी गुड थिंग्स। और दूसरा गुड थिंग है कि वो डाउट आ रहा है उसको पूछ भी ले रहे हो। देखो क्या बोला जा रहा है, अब बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं, हमको ऐसा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो लिटिल हम आई एम इंक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल को, डेफिनेशन को। अब बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन अगर थोड़ा सा बढ़ा दो बॉन्ड एंगल को, तो हम कैसे डेफिनेशन को बढ़ा सकते हैं कि द यहां पे बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अराउंड, कहां पे, अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक। ये ऐसे बुक्स में नहीं दिया रहेगा, लेकिन मतलब यही है कि दो बॉन्ड कहां बनेंगे, सेंट्रल एटम के भी साइड, उसी के तो चारों तरफ बन सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो हमने वाटर को लिया H2O को, तो हमने ऐसे हाइड्रोजन लिखा, ये ऑक्सीजन लिया ना, सेंट्रल एटम आपको पता होगा, ऑक्सीजन लिया, तो अब हमारे पास दो बॉन्ड हुआ, ठीक, दो बॉन्ड के बीच का एंगल हुआ 104 डिग्री 5 मिनट, 104.5 डिग्री हुआ, तो दो बॉन्ड के बीच में हुआ, लेकिन क्या हुआ, अराउंड दो बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस हुआ, लेकिन एंगल हुआ, बट अराउंड कहां पे, अराउंड ये कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम। अभी क्लियर हो रहा है क्या। तो सेंट्रल एटम का डेफिनेशन में उतना नहीं है रोल, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिए। समझ में आ गया, बोल दो ओके, वेरी गुड। अब दूसरा जब हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक, तो हम लोग हाइड्रोजन तो लीनियर है ना बेटा, हाइड्रोजन तो लीनियर है, ठीक। अब हाइड्रोजन लीनियर मॉलिक्यूल है, अब इसमें क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा हाइड्रोजन में ना। हाइड्रोजन में किसी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 है, ओनली 1s इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसके पास हाइब्रिडाइज करेगा, दो या दो से ज्यादा, किसी एटम के पास जब दो से ज्यादा ऑर्बिटल हो, एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो, हाँ बोलो। हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 होगा, तो अगर 180 होगा, 180 अगर बोल रहे हो, हाइड्रोजन के बीच में आप बोल रहे हो, बॉन्ड एंगल 180 होगा ना। हाँ 180 तो होगा, ये तो ठीक है, 180 होगा। लीनियर मॉलिक्यूल का एक नोट लिख लो, लीनियर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, लीनियर, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है लीनियर मॉलिक्यूल, तो वहां पे लीनियर मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है 180, ठीक। अब इसके एग्जांपल हम बता देते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल के अगर एग्जांपल देखो, एक हमारे पास है BeCl2, ठीक। अब उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो BeCl2 को लेते हैं, तो आपका क्या है, इस तरीके से बनता है Cl और यहाँ पे Cl, तो बॉन्ड एंगल 180 हुआ।
लेकिन इस तरीके से आप H और हाइड्रोजन एटम की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से H H के बीच का बॉन्ड एंगल हम लोग नहीं बता पाएंगे। H और H के बीच का बॉन्ड एंगल आप बोल सकते हैं 180, बट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ होगा। ठीक है, क्या बोला जाता है, कौन सा 3 एटम होना चाहिए, उसके लिए 3 एटम होना चाहिए। नो, टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम इज रिक्वायर्ड। बिना सेंट्रल एटम के आप कैसे बता सकते हो? अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आप बोल रहे हो, लेकिन 2 एटम के बीच में इसमें सेंटर में है क्या? कुछ है ही नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो इस तरीके से अगर हाइड्रोजन है, इस तरीके से हाइड्रोजन है, इस तरीके से इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है। अब ये घूमता रहेगा, है ना, दिस इज द रोटेशनल है, तो इसके बीच में नहीं बोल सकते कि 2 मॉलिक एटम के बीच में कैसा है, लेकिन होगा तो 180 ही होगा। लेकिन इस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल में कुछ होना चाहिए, तब तो बताते कि उससे कितना एंगल जा रहा है। सेंट्रल एटम नहीं है, अराउंड सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो आप किसी भी ऐसे बोलेंगे कि आपका अगर नाइट्रोजन का अब कुछ मतलब भी नहीं बनता है, इसके बीच में कितना एंगल है उससे मतलब भी नहीं बनता। वाई इसका एंगल भी नहीं बता सकते। रीजन ये भी है कि ये बहुत ही शॉर्ट है। ये अगर हाइड्रोजन के बीच का लोए तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब इसका एंगल का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ये ऑलमोस्ट क्या है, H2 क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। s ऑर्बिटल है, एकदम एक दूसरे से सटे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल तो मेजर भी नहीं करेंगे H और H के बीच में। तो फॉर बॉन्ड एंगल, टू मेजर द बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम इज रिक्वायर्ड। बिना सेंट्रल एटम के आप नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो CO2 लेते हैं, तो इसके भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये भी 180 होगा। अगर और दूसरा एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहो तो और एग्जांपल छोड़ो, बाद में हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एटम होना चाहिए। ये ध्यान में देखना, विदाउट सेंट्रल एटम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसको इरेज करूं? हाँ, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट करेगा आपका क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल को, उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में चल रहा हूं ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं आप लोगों को समझ में आए। तो हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या होता है कि पहला अफेक्ट, दूसरा पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन, अब जब हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं और कैसे अफेक्ट करेगा उसको देखते हैं, उसको केस लगा के पढ़ते हैं। केस वन अगर केस 1 लिखते हैं तो क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास कि सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट है वो क्या होना चाहिए, सेम स्टेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स वो भी सेम होना चाहिए। जो भी बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम्स विथ किसके साथ, सेंट्रल एटम, विथ सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम्स शुड बी सेम, शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, वो भी क्या होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए। ये तो पॉइंट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, क्या होना चाहिए कि सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो क्या होगा, तब कैसे आप इसको समझेंगे, तो यहां पे बोला जाता है तब आपका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए ये तो रूल है, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि आपका कोई भी 3-4 मॉलिक्यूल दिए हैं, 3-4 मॉलिक्यूल, अब उसको बोला जा रहा है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, सारे मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है।
और दूसरा बोल रहा है कि जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम विद सेंट्रल एटम, वो भी सेम है। और डिफरेंट क्या है, सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंट है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन के साथ इसको हम आप लोगों को समझाते हैं कि राइट द, क्या क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट बॉन्ड एंगल ऑफ, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ फॉर्मिंग, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉलोइंग। ठीक, तो आपका बॉन्ड एंगल सब में आपका ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें जो पहला एग्जांपल है आपका, एक लिया गया है CH4, दूसरा एग्जांपल लिया गया है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? आप इंक्रीजिंग लिख लो चाहे डिक्रीजिंग लिख लो, हम मान लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग। करेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी ऑर्डर में लिखो। अच्छा देखो, हमने डिक्रीजिंग में कर रहे हैं, तो CH4 लिया, फिर NH3 लिया, और लास्ट में हमने मान लो H2O लिया, H2O। ठीक, अब हमको सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल दिया रहेगा, तो देखो इसमें है क्या कि सबके पास हाइब्रिडाइजेशन ये बोला जा रहा है सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है कि बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो बॉन्डेड एटम्स विद सेंट्रल एटम वो भी सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमको पता नहीं है कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इन तीनों का अगर आप लोगों से पूछा जाए इन तीनों में कौन से स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कोई बता सकता है? फर्स्ट वाले में sp3, दूसरे में sp2। कैलकुलेट नहीं किया, ओरली बोल रही हो, कैलकुलेट करके बताओ तब ना। sp2 होगा, sp2 नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे मान लो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp3 होगा, ये अभी सही बताया। ठीक, कैसे होगा, आपका B प्लस M माइनस C प्लस A होता है, तो 1/2 हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, और मोनोवैलेंट 3 है, और कैटायन एनायन तो कुछ है ही नहीं, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 3 8, तो ये आया 4 मतलब क्या हुआ, sp3। तो यहाँ पे sp3, अगर ऑक्सीजन का बोलो यहाँ पे sp3, कैलकुलेट कर लोगे sp3 कैसे आएगा, अगर H2O लिखो, ये NH3 का था, अगर H2O का लिखो तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, 1/2। ठीक, ब्रैकेट में आपको क्या होता है, B प्लस M माइनस C प्लस A, कैटायन एनायन कुछ है नहीं इसमें, 1/2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 है, मोनोवैलेंट 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8, तो ये आ रहा है 4 मतलब क्या है, 1 है 3 की, तो ये भी sp3 हुआ। अच्छा, अब इसमें ऐसे समझो कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो अगर इसी में बोला जाए कि अब यहाँ पे बोला जाए कि लोन पेयर बताओ, हम ये डिटेल में जा रहे हैं तो आप लोगों को हो सकता है टाइम लग रहा होगा, कंफ्यूज मत होना, ज्यादा जरूरी है समझना। ऑलरेडी हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं है माइक्रो शेड्यूल के हिसाब से, तो समझना। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड, तो लोन पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन ही थे, चारों बॉन्ड बना दिए, तो कितना लोन पेयर हुआ, 0 हुआ। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, इसके पास 5 थे, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने बचे, 2 बचे, तो कितने पेयर होंगे, पेयर में कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बना लिए, कितने बचे, 4 लोन पेयर 2 बन गए। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो कि अब आप लोगों ने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब बोल रहा है बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, कम होगा। तो अब मतलब कहने का मतलब कि यहां पे बॉन्ड एंगल जो CH4 का आएगा, CH4 का ये क्या हो जाएगा, अब ज्यादा होगा। ठीक, अब किससे ज्यादा होगा, NH3, क्योंकि यहां पे लोन पेयर 1 है। एक किससे ज्यादा होगा, H2O। अब इसका अगर बॉन्ड एंगल लिखो तो आपको ये पता होगा, ये सब याद भी करने की चीज है। बॉन्ड एंगल तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ये कितना होता है, 109 डिग्री। ठीक, और कितना होता है, 28 मिनट। इसके बाद अमोनिया का कितना होता है, किसी को अगर पता होगा तो बता सकता है, कितना होता है, ये होता है 107 डिग्री होता है अमोनिया का। और वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 104.5 होता है, या 105, और 105 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, 105 भी होता है। ठीक, तो कहीं किसी बुक में आपको लिखेगा 104.5, करेक्ट तो यही है 104.5, लेकिन 105 भी 100 कई जगह सही दिया गया है। तो ये जो ऑर्डर बन के आया आपका, ये जो ऑर्डर बन के आया, तो ये कौन सा ऑर्डर बन के आया बोलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो 109 से 107, 107 से 104, 104, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर रीजन बोला जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। समझ में आ गया बेटा, नहीं? यस सर। इरेज कर दूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या कोई डाउट पूछ रहा है क्या? ये याद हो जाएगा ना। दो मॉलिक्यूल दे दिया, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो देखो, याद रखने का एक तरीका ये है कि आप बिना इतना पंचायत किए हुए डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हो, अगर याद रहेगा तो। ये याद कर किया नहीं जाता है, हमको तो ऑलरेडी अपने आप याद है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल का मुझे याद है, तो याद नहीं किया जाता है, ये अपने आप याद ही हो जाता है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, बार बार यही चीजें आएगा, और जैसे जैसे कोई भी चीज रिपीट होती है, याद रहेगा तो याद। सब में sp3 है, तो sp3 देख के तो दिमाग में वही आता है ना कि 109 28 मिनट वही याद आता है। लेकिन बीएससी पीआर थियरी हम लोग पढ़ रहे थे ना, बीएससी पीआर थियरी, तो बीएससी पीआर थियरी क्या बोलती है कि आपके पास क्या है, लोन पेयर रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। तो जब रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर दो लोन पेयर थे यहाँ पे, तो हाँ, तो जब लोन पेयर हो गया, इतना समझदारी होनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं, जो के घर में आवाज आ रही है, तो लोन पेयर अगर हमारे पास क्या है, लोन पेयर हुआ तो ये किया क्या, लोन पेयर मान लो ऐसे समझ लो, आप इसको ऐसे समझो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो तो तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? यस या नो? हाँ हाँ, एक बच्चा क्या हो गया, आया था, फिर वो लॉग आउट हो गया। वही रहा होगा जो एक समय बीच में आता था। अभी उसको, वो बेचारा जो बीच में एक लड़का आता था वो चला गया, उसको कुछ हवा तो लग नहीं रहा होगा कि क्या चल रहा है ना। एक हिंदी में कहावत है, हम लोग बनारस में खूब बोलते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर का भैंस बराबर। तो एक बच्चे से पूछा गया, मैंने ही मान लो पूछा कि सर बताओ, काला अक्षर बड़ा है ये जो बोर्ड पे, या तो भैंस बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ तो आप लोग? देखने में तो भैंस ही लगेगा, लेकिन देखने में तो भैंस ही बड़ी लगेगी, लेकिन उसको पूछो तो इसका मतलब क्या है, द मीनिंग वाइज ये समुद्र है, ओशन है ना। तो वर्ड इज द नो, वर्ड बहुत बड़े हैं, लेकिन जो, तो उसी के लिए मैं बोल रहा था कि जो लड़का जो बीच बीच में आया था 1-2 दिन डिस्टर्ब करने, चलो उसको छोड़ो, हम उस पर नहीं जाते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये वाला मीथेन का है मान लो, ठीक। जो भी स्टूडेंट ने पूछा है अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तुमको बहुत सारा थैंक यू है। और ये वाला आज वैसे भी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 तारीख तक 3-4 दिन का हम लोग ऑलरेडी एडवांस पढ़ चुके हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन का देखो, ठीक इस तरीके से। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो कि बॉन्ड एंगल जब करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हमको शेप पता होना चाहिए, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हमको जब तक शेप नहीं पता होगा तब तक बॉन्ड एंगल आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर वही तो चीज है कि आपको इंटरलिंकिंग पता होना चाहिए। जब तक एक दूसरे के साथ चैनिंग नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में इंटरकनेक्टेड है, लिंक है, चैन। अगर आपको कोई चीज, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ो, चाहे मनोविज्ञान पढ़ो, चाहे कोई भी चीज, अगर आपको जैसे चैन है, जैसे हम पहने हैं मान लो ये चैन है, तो इसका एक भी चीज टूट गया तो अगर वो टूट गया तो फिर वो चैन रहेगा ही नहीं, आपका कॉन्सेप्ट ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो केमिस्ट्री के अंदर भी यही बोला जाता है कि अगर आप हर कॉन्सेप्ट को एक कहीं ना कहीं से कहीं भी कोरिलेट करने के लिए कैपेबल हैं तो आपको केमिस्ट्री अपने आप आपके फिंगर्स पे हो जाएगी। अब हमारे पास इसको बीएससीपीआर में देखो, तो बीएससीपीआर थियरी ने क्या बोला कि लोन पेयर में रिपल्सन हुआ। अब इस लोन पेयर ने क्या किया, इस बॉन्ड पेयर को इधर में रिपेल कर दिया। जैसे ही रिपेल किया, ऐसे होना तो चाहिए 180 डिग्री। अगर हमारे पास अगर लोन पेयर ना हो तो इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल ये 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अब ये हो कितना गया, इसके रिपल्सन के लिए देखो कितना हो गया 105 मान लो, ये कितना हो गया 105 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर थे, अब यहाँ पे 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उतना नहीं होता है, कम होता है। इसने भी रिपेल किया है लेकिन उतना नहीं किया, तो यहाँ पे एंगल और भी घट गया और बढ़ गया, कम रिपल्सन हुआ ना, कम रिपल्सन तो ये बढ़ गया, तो कितना हो गया 107। अब यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर है, निग्लेजिबल रिपल्सन होगा तो 109 हो गया, तो 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं समझ में आया? हाँ देखो क्या बोला, बीएससीपीआर थियरी क्या बोलता है, लोन पेयर में रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, यहाँ पे मान लो लोन पेयर रहेगा तो इसको रिपेल किया ना, 2 लोन पेयर इसको रिपेल किया, तो ये वाला रिजल्ट कैसे हो गया, बेंड शेप आ गया, बेंड। तो आपका हाँ बॉन्ड एंगल क्या हो गया 180 से सीधे कहां पे पहुंच गया 105 डिग्री, 104.5 डिग्री पे आ गया, 104.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन था, लोन पेयर भी था, तो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल किया, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में हुआ इस तरीके से, तो ये 104 डिग्री 104.5 डिग्री हुआ। अब इसी तरीके से इसमें 1 लोन पेयर है, तो अब यही बोला जा रहा है कि अगर ज्यादा लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्सन, कम लोन पेयर है तो कम रिपल्सन, और लोन पेयर नहीं है तो बिल्कुल कम रिपल्सन। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर 2 हैं तो ज्यादा रिपल्सन हुआ, तो 104 डिग्री 5 मिनट हुआ। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आया तो यहाँ पे 160 डिग्री आया। अब केवल यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर था तो कितना आ जा गया 109 डिग्री। नहीं समझ में आया अभी भी? ओनली बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर, तो ओनली बॉन्ड पेयर है तो लेस रिपल्सन हुआ ना, लेस रिपल्सन, तो लेस रिपल्सन दैट इज मोर एंगल, दैट इज क्या हो गया मोर एंगल। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये क्या 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर तो रिपल्सन सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्डेड से ना मोर रिपल्सन देन बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा मोर रिपल्सन देन बीपी रिपल्सन देन क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर, तो ज्यादा रिपल्सन हुआ तो 109 से 107 हो गया। अब यहाँ पे एलपी 2 लोन पेयर हो गया, तो क्या है मोर रिपल्सन है ना, मोर रिपल्सन हुआ। अब मोर रिपल्सन हुआ तो मोर रिपल्सन के बाद क्या हुआ, अगर मोर रिपल्सन देन बीपी क्या हो गया बीपी बॉन्ड पेयर, तो लिस्ट बॉन्ड एंगल आया, लिस्ट बॉन्ड एंगल। नहीं समझ में आ रहा है ये पॉइंट? जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया क्या? समझा? सबको समझ में आ गया? बोल दो
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir, understood. अच्छा अच्छा, मेन चीज है तुम समझ रहे हो कि समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन आप लोग बने रहो, जब तक पढ़ना है तब तक बने रहो। अगर आप लोगों को लगता है कि 1 घंटा ज्यादा हो रहा है ना, तो मुझे बता दो, है ना, तो सारे लोग मिल करके यूनानिमस बता दो, तो उसको हम लोग थोड़ा कम भी किया जा सकता है कि 1 घंटे को थोड़ा सा रिड्यूस्ड करके हम लोग 45 मिनट से 50 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसे जरूर नहीं है कि 1-1 घंटा आप लोग क्योंकि 1 घंटा लाइव क्लास अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 1 घंटा तो यूट्यूब हम लोग नहीं चला पाते हैं लगातार, 1 घंटा तो मूवी नहीं देख पाते हैं। तो 1 घंटा लेक्चर देखना, दैट इज लिटिल, थोड़ा सा बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। तो आप लोग है ऑलरेडी, कितने बच्चे हैं अभी देख लेता हूं मैं, कितना है, 89 स्टूडेंट है, मतलब कि थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ बोलो। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की 1 आवर की क्लास चलेगी सुबह, लेकिन अभी जो इंग्लिश पी या फिर सीएस जो चालू होगा उसकी 1 आवर की नहीं होना। हाँ वो तो होगा भी नहीं, वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, वो तो मुझे भी अब बोल देना ना। टाइम अच्छे से मैनेज करो, शाम को मत लो। हाँ हम भी सोच रहे हैं, जो हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है ना, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे अभी इस वीक के। रोज नहीं लेंगे, रोज नहीं लेंगे अभी, कभी कभी जब जरूरत होगा ना, एट दैट टाइम वी विल टेक, अदरवाइज एवरी डे वी विल नॉट टेक। अच्छा, दूसरा चीज है कि हम लोग कैसे, अब दूसरा पॉइंट केस 2 आ रहा है। केस 2 में एक और पॉइंट इसी में इंक्लूड हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला। केस 2 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, कि हाइब्रिडाइजेशन में केस 1 था, उसी के केस 2 में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इंक्लूड करेंगे। देखो कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ये बोला जाता है इसमें, देखो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, सेम है, एकदम से ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और बॉन्डेड एटम भी क्या है, बॉन्डेड एटम्स आर सेम। तो बॉन्डेड एटम क्या हो जाएगा, बॉन्डेड एटम जो भी थे वो भी सेम है, बॉन्डेड एटम्स क्या है, वो भी सेम है। कौन सा, विथ सेंट्रल एटम, वो भी किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, जो बॉन्डेड एटम थे वो भी क्या है, बॉन्डेड एटम्स सेम विथ सेंट्रल एटम, जो भी बॉन्डेड एटम थे हाइड्रोजन वो भी सेम है। दूसरा चीज हमारे पास क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। अब इसमें एक और पॉइंट है, लोन पेयर इज आल्सो सेम, लोन पेयर इज आल्सो ALSO आल्सो सेम। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, ये सब आप ऐसे समझ लो, आप इसके लिए क्लू, जब हम लोग इसको पढ़ते थे तो हम लोगों को भी बहुत लगता था कि सर कितना पढ़ा दे रहे हैं एक छोटी सी टॉपिक को समझाने के लिए। ये बस तुम समझ, ऐसा यहाँ समझ लो, इसके बाद अपने दिमाग में वो रहेगा, कोई जरूरी नहीं है इसको प्रैक्टिस करना। When you will solve it, ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आएगा कि क्या हम लोग पढ़े हैं लास्ट में। ठीक, अभी के लिए तुम बस इतना कंसीडर करो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा इसको डीपली घुसो मत, अपने आप ये आ ही जाता है ना। हम लोग कभी इसको अंडरस्टैंड नहीं किए, लेकिन हम लोग को ये अपने आप आ गया है, अपने आप समझ में आ जाता है। तो ऐसे मैं बता रहा हूं, देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, बॉन्डेड एटम्स भी क्या हो, सेंट्रल एटम वो भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो। ठीक, पिछले वाला में लोन पेयर डिफरेंट था, सेंट्रल एटम डिफरेंट था। अब 3 को सेम कर दिया, 1 को डिफरेंट कर दिया। तो इस केस में ये बोला जाता है स्टूडेंट कि जो बॉन्ड एंगल होता है इस केस में, तो बॉन्ड एंगल क्या बोला जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रुक जाओ, अच्छा हाँ, बॉन्डेड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आपने याद करा दिया, सेंट्रल एटम। अब हमने क्या किया, इसको मान लो एक एग्जांपल, आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन हम 2 एग्जांपल से कराते हैं। एक हमने क्या लिया जो आपके बुक वाला है, एक मान लो हमने क्या लिया कि एक H2O लिया, दूसरा हमने क्या लिया H2S लिया, और तीसरा लिया H2SE लिया, H2SE। अब यहां पे बोला जा रहा है, अब यहां से ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ओल्ड स्टाइल से टिको।
ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इसका बॉन्ड एंगल बताइए। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास भी दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर और दो लोन पेयर और दो लोन पेयर, सेम ग्रुप का है तो सेम लोन पेयर। बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सबके पास, बोलो तो कोई हाइब्रिडाइजेशन किसके पास कितना है, कोई बता सकता है क्या? सबके पास sp3 हुआ, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो यहाँ पे sp3 हुआ। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। अगर अब हमको क्या बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ तो, ऊपर से नीचे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक, डिक्रीजेस, DICREASES। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर हम लोग इसमें बॉन्ड एंगल लिखना चाहें इसके केस में, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल? तो हम लोग बॉन्ड एंगल लिखेंगे तो ये H2O का एंगल जो होगा, H2O का, वो ज्यादा होता है किससे? H2S से, और इससे क्या हो जाएगा? H2Se, क्योंकि ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ए। अब इसका जैसे अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन का कुछ ऐसा होता है कि आपने अभी वाटर का देखा था कि 104.5, ये कुछ 109 के आसपास आता है और ये और बढ़ जाता है। अभी एग्जैक्टली इसका वैल्यूज नहीं पता है सबका, तो जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल लिखो, ये है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब क्यों ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल? कभी कभी बच्चे यहाँ पे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं, सर साइज बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना। कभी कभी बच्चे लड़ भी जाते हैं, साइज बढ़ा तो बॉन्ड एंगल नहीं, साइज से थोड़ी मतलब है तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉन है किधर। इलेक्ट्रॉन जहां पे होना चाहिए ऑक्सीजन के पास, अपने पास होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक। अब एक और पॉइंट, अब इसी तरीके से दूसरा मान लो, ये एग्जांपल 1, दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 2। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, एक NH3 है, इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आप ले सकते हैं PH3 ले लो, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और तीसरा वाला आपका ASH3 है, इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखोगे ऊपर से नीचे अगर गए, दूसरे वाले पे भी केस में, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओके, तो क्या होगा ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है। एक और हमने इसको तरीका बताया था याद करने का, क्या बताया था? एक और इसको ग्रुप को याद करने का क्या तरीका बताया था, किसी को याद है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको ग्रुप 15 को याद करने का एक और तरीका किसी को याद है? हालांकि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोई बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? हाँ, तो ये हुआ अमोनिया, फिर आपका PH3 और ये। अब इसको ऑर्डर में भी लिखोगे तो ये क्या है, ये इसका ऑर्डर देखा जाता है 107 डिग्री है। इसका अगर देखोगे तो ये तो बहुत ही कम हो गया 93, और ये कितना हो गया 91। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है? डिक्रीजेस। समझ में आए स्टूडेंट? डिक्रीजेस नहीं? थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट पॉइंट पढ़ा के छोड़ देंगे। लास्ट पॉइंट इसी का, केस थर्ड पढ़ के छोड़ देंगे। टाइम हो गया? हाँ, टाइम हो गया है। ओके ओके ओके, टाइम हो गया है, मैं भूल गया हूँ टाइम को। थैंक यू, बाय स्टूडेंट। चलो चलो चलो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो। हाँ ओके, बाय बाय बाय। मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, काफी टाइम हो गया है ज्यादा।